हेलो बच्चों, आज हम बीए सेकेंड ईयर में संविधानवाद के लक्षण पढ़ेंगे। पहले हमने संविधान के लक्षण पढ़े थे, ये संविधानवाद है। ये दोनों के बगैर संविधान नहीं बन सकता, क्योंकि संविधानवाद यानी उस देश में जो संविधान बन रहा है उस देश के विचारों, लोगों के विचार जो होते हैं कि ये होना चाहिए, संविधान में ये होना चाहिए, उन विचारों को संविधान में निर्माण करते हैं। तो विचारों को लेकर संविधान का निर्माण होता है, उसके कहते हैं संविधानवाद। तो संविधानवाद के थोड़ा सा परिचय ले ले। संविधानवाद की विभिन्न अवधारणा है, जैसे कि पाश्चात्य संविधानवाद, साम्यवादी संविधानवाद और विकासशील देशों का संविधानवाद। पाश्चात्य यानी पुराने, उनके भी संविधान, उनके नियम थे, लिखा हुआ नहीं था, लेकिन राजा कुछ प्रजा के विचारों को लेकर वो कानून बनाते थे। फिर साम्यवाद, जो चीन में, रूस में साम्यवाद यानी वहां पे एक दल का ही शासन होता है, तो संविधानवाद उनके विचारों का अनुसार ही संविधान बनाया जाता है। और विकासशील, जैसे भारत का संविधान लोगों के संविधानवाद यानी विचारों को लेकर ही बनाया गया, तभी तो धर्म निरपेक्ष, संस्कृति का अधिकार, ये सब हमने लिया गया है। उनके विचार में क्या है, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उनके विकास में कोई बाधा नहीं आए, उस तरीके से संविधान का निर्माण होता है। किसके द्वारा? संविधानवाद द्वारा। तो हम पहला पढ़ेंगे संविधान। संविधानवाद के लक्षण में पहला पढ़ेंगे संविधान। यद्यपि संविधान अस्तित्व संविधानवाद की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यह तथ्य है कि संविधान के बिना संविधानवाद संभव नहीं होता। यानी विचार लिए जाए, संविधानवाद है, विचार है, लेकिन निर्मित संविधान नहीं, संविधान वहां का निर्मित नहीं है, कोई लिख नहीं रहा है, वहां संविधान सभा है ही नहीं, न बना रहे संविधान, तो संविधानवाद का कोई अहमियत नहीं रहती। संविधानवाद के लिए आधारशिला प्रस्तुत करता है। संविधानवाद शासन शक्तियों को सीमित करने के लिए संस्थागत व्यवस्था है, और यह संस्थागत व्यवस्था संविधान की ही देन हो सकती है। सैद्धांतिक दृष्टि से संविधान लिखित, अलिखित, विकसित, निर्मित, लचीला, कठोर कैसा भी हो सकता है। तो लिखित हमने पढ़ लिए गुण और दोष। लिखित किसका है? भारत और अमेरिका का। अलिखित ब्रिटिश का। विकसित ब्रिटिश का। निर्मित भारत का और अमेरिका का। लचीला ब्रिटिश का। लचीला व कठोर भारत का। कठोर अमेरिका का। इस तरीके से अलग अलग व्यवस्था ली गई है। लेकिन विकसित, अलिखित और पारिभाषिक दृष्टि से लचीले संविधान लगभग बीते हुए समय की बातें बन चुकी है, और उसके आधार पर संविधानवाद को प्राप्त कर पाना केवल ब्रिटेन जैसे राजनीतिक परिपक्वता वाले राज्यों में ही संभव है। आज सामान्य धारणा यह है कि संविधान निर्मित और लिखित होना चाहिए। यानी पहले तो चला जो चला, ब्रिटिश का जो बातें आ रही, ब्रिटिश में पहले परंपरा के अनुसार अभी भी बातें चल रही है, लेकिन दूसरे देशों में ये निर्मित और लिखित के बगैर संविधान हो ही नहीं सकता। तभी तो एकमात्र सिर्फ ब्रिटिश में यह लिखित है, बाकी सब देशों में लिखित है, जिसमें शासन की शक्तियों पर प्रतिबंधों का स्पष्ट उल्लेख हो, और संविधान में संवैधानिक कानून को साधारण कानून की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त है। इस प्रकार से पहला लक्षण ये संविधान का बताया है। दूसरा लक्षण है, दूसरा है लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन, जनता का शासन, ये तो आपको पता ही है कि जनता का शासन। लोकतंत्र, जनता, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने परिभाषा दी थी कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन। क्योंकि जनता का शासन इसलिए कहा जाता है कि जो शासन करने वाला जनता द्वारा चुना जाता है। तो लोकतंत्र या जनता के प्रति उत्तरदायी शासन भी कह सकते हैं। हमें लोकतंत्र को ही संविधानवाद या संविधानवाद को लोकतंत्र का स्वरूप मान लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। यानी हमें लोकतांत्रिक जहां देश होगा वहीं पर संविधानवाद
रहेगा, क्योंकि लोगों के विचार लेंगे तो लोकतंत्र होगा, तो विचार लेंगे। राजतंत्र है तो वहां विचार, लोगों के विचार ले ही नहीं सकते। राजा अपने मन से कानून बनाएगा। साम्राज्यवादी जर्मनी शासक शायद ही लोकतंत्र कहला सकता था, क्योंकि वहां संविधानवाद का अस्तित्व था, क्योंकि शासन सत्ता का प्रयोग कानून के अनुसार होता था, न कि निरंकुशता पूर्वक अथवा मन मानने ढंग से। तो जर्मनी में यह बताया गया कि साम्राज्यवाद में उस समय कानून सबसे ऊपर था, तो उसमें भी हम संविधानवाद कह सकते हैं, क्योंकि कानून बनाए तो समझो संविधान के अकॉर्डिंग ही बनाए, उसमें लोगों के हित के कार्य हुए हैं। दूसरी ओर आज के कुछ तथाकथित लोकतांत्रिक राज्यों में जनता द्वारा निर्वाचित सरकारें जिस प्रकार से मनमाने रूप से आचरण करती है, उसके कारण प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य को संविधानवादी राज्य का पाना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक में ऐसा भी है कि जनता द्वारा तो ये शासन पारित हो जाता है, जनता द्वारा लोकतांत्रिक को शासक को वोट दिया जा सकता है, लेकिन संविधानवाद में ये नहीं कि हर एक लोकतंत्र में जनता के ही विचार ले। कहीं पर संविधान सभा नहीं भी हो सकती है, और कहीं पर लोकतंत्र जो लोगों के विचार नहीं भी रख सकते। तो जरूर नहीं कि हर जगह संविधानवाद स्थापित हो, लेकिन लोकतंत्र का संविधानवाद परस्पर स्वरूप न होने पर भी लोकतांत्रिक शासन संविधानवाद की एक पूर्व शक्ति है। और कॉटन हर्ज के शब्दों में कहा गया है कि संविधानवाद अधिनायकवादी विहीन राज्य में ही संभव है, यानी जहां पे निरंकुश शासक या फिर अधिनायक तंत्र खुद का ही चले, सब कानून का कोई नहीं है, जनता के साथ भेदभाव हो रहा है, तो वहां पे संविधानवाद रह नहीं सकता। तीसरा है विधि संपन्न शासन और शासन सत्ता पर नियंत्रण। विधि यानी कानून, कानून संबंध यानी जहां पे कानून सबसे ऊपर हो, संविधान के ऊपर भी कानून हो, न्यायपालिका हो। जैसे हमारे यहाँ संविधान के विरुद्ध कानून बनाए व्यवस्थापिका, तो न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर सकती है। तो विधि संपन्न जहां शासन है वहां संविधानवाद सही ढंग से कार्य करेगा। तो अरस्तु के समय से यह विचार मान्य है कि आदर्श राज्य में सर्वोच्चता की स्थिति किन्हीं व्यक्तियों को नहीं वरन विधियों को ही प्राप्त होनी चाहिए। शासन विधि संपन्न होना चाहिए और शासन सत्ता ऐसे नियंत्रणों की व्यवस्था होनी चाहिए कि शासक वर्ग द्वारा सत्ता का दुरुपयोग न कर सके। संविधानवाद का सर्वाधिक प्रमुख आधार विधि संपन्न और सीमित शासन ही है। सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। मानव स्वभाव पर आधारित यह एक सत्य वाक्य है कि संविधानवाद सत्ता को सीमित करने के लिए एक व्यवस्था है। कहने का मतलब कानून अगर सबसे ऊपर है तो संविधानवाद कायम रहेगा और संविधान का भी लोग मान सम्मान करेंगे। कानून जहां नहीं है, ऐसे ही लिखा गया और पालन करना नहीं करना, ऐसे अगर हो तो वो संविधान किसी काम का नहीं, न ही संविधानवाद काम का है। इस प्रकार से ये बात कही गई कि जहां पे संविधानवाद या संविधान हो वहां पे कानून सबसे ऊपर होना चाहिए, कानून के अनुसार कार्य होने चाहिए। चौथा है मूल अधिकारों की व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका। मूल अधिकार की व्यवस्था होनी चाहिए संविधानवाद में और न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इसमें हम मूल अधिकार की रक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। 1791 ईस्वी में जब अमेरिका संविधान में 10 संशोधन कर संविधान में नागरिक अधिकारों की व्यवस्था की गई, उसी समय से ये विचार मान्य है कि संविधान में ही नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख होना चाहिए। जैसे भारत में भी कल ही हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार, तो नागरिकों के अधिकार होने चाहिए जिससे नागरिकों के अधिकार शासन की दया पर निर्भर न हो। आज इस विचार से समस्त विश्व में सामान्य
मान्यता प्राप्त हो गई। अब हर कोई संविधानवाद के अनुसार संविधान में मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। इसके साथ ही नागरिक अधिकारों की रक्षा का भार न्यायपालिका पर होता है और न्यायपालिका ये कार्य तभी संपन्न करेगी जब उसे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के दबाव से स्वतंत्र स्थिति प्राप्त हो। नहीं तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका उन पर दबाव डालकर कोई भी कानून बनवाने के लिए कह सकती है और कोई भी वो कानून लागू कर सकते हैं और बना सकते हैं। इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी होनी चाहिए। अतः स्वतंत्र न्यायपालिका संविधानवाद की एक आवश्यक शर्त बन गई है। वस्तुतः न केवल न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए बल्कि न्यायपालिका को न्याय पुनरावलोकन की शक्ति का भी होना चाहिए। ब्रिटिश में ये नहीं है, अमेरिका और भारत में ये न्याय पुनरावलोकन की शक्ति है। न्याय पुनरावलोकन हमने अमेरिका से लिया है। न्याय पुनरावलोकन जब व्यवस्थापिका संविधान के विरुद्ध कानून बनाए और न्यायपालिका उनको अवैध घोषित कर दे, उसको कहते हैं न्याय पुनरावलोकन, जिससे न्यायपालिका उन कानून को अवैध घोषित कर सके। मूल अधिकार के हनन पर भी ये संविधान के जो भी कानून बने उनको अवैध घोषित कर सकते हैं। इस प्रकार से मूल अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका प्रत्येक संविधानवाद की सामान्य और अनिवार्य विशेषता है। यानी ये तो होना ही चाहिए, तब संविधानवाद और संविधान कायम रहेगा। पांचवा है शक्तियों का विभाजन और विकेंद्रीकरण। शक्तियों का विभाजन और विकेंद्रीकरण, इसमें भी बच्चों शक्तियों का बंटवारा, हमने भी ये शक्तियों का बंटवारा किया है। संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। विकेंद्रीकरण वही शक्तियों का, केंद्र के पास भी सरकार हो, शक्ति सरकार हो और केंद्र सरकार भी हो और राज्य में भी सरकार अलग से बनी हो, वो है विकेंद्रीकरण। फ्रेडरिक लिखते हैं कि जन समूह भी उतना ही निरंकुश हो सकता है जितना कि मुकुट धारण करने वाला एक विशिष्ट व्यक्ति। यानी जनता भी निरंकुश बन सकती है, वो आंदोलन कर सकती है अपने फायदे के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार को एक ही विकेंद्रीकरण नहीं होगा, केंद्रीकरण होगा तो पूरी शक्ति केंद्र के पास होगी। और बड़े देश में ये संभव नहीं है, बड़े देश में जनता उनका आंदोलन कर देगी, राज्य को कौन संभालेगा। इसलिए बड़े देशों में जनसंख्या जहाँ बड़ी है, ज्यादा है, वहां पे शक्तियों का बंटवारा या विकेंद्रीकरण होना ही चाहिए। अतः लोकतंत्र को संविधानवाद शासन का रूप देने के लिए मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत और अधिकाधिक संभव सीमा तक सत्ता के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए, मॉन्टेस्क्यू कह रहा है। इस तरह से कार्ल जे फ्रेडरिक भी कह रहे हैं कि शक्ति विभाजन सभ्य शासन अथवा सरकार का आधार है, और यदि संविधानवाद का अभिप्राय और यदि संविधानवाद इसमें नहीं है तो कोई काम का नहीं, क्योंकि शक्तियों का बंटवारा संविधानवाद द्वारा ही लिया जाता है। जनता के आंदोलन न करे इसलिए यह किया जाता है। सत्ता में शांतिपूर्ण परिवर्तन तभी संभव है जबकि एक अवधि में चुनाव की व्यवस्था की गई हो, स्वतंत्रता स्थिति हो और एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व हो, लोकमत के निर्माण का अभिव्यक्ति के साधनों को स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त समाज के मूल्यों और आदर्शों बदलते रहते हैं, आदर्श बदलते रहते हैं, समाज के मूल्य और आदर्श बदलते रहते हैं। अतः संविधानवाद का आदर्श इस बात की मांग है कि व्यवस्था में अपने आप को बदलते हुए मूल्य के अनुसार डालने की क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार से छठा पॉइंट हमने शक्तियों का विभाजन और विकेंद्रीकरण का बात कही है। आगे है पॉइंट सत्ता और व्यवस्था में शांतिपूर्ण या शांतिपूर्वक परिवर्तन की व्यवस्था। सत्ता और व्यवस्था में शांतिपूर्वक
परिवर्तन करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि संविधान बनाने के बाद कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन संविधान में होना चाहिए। तो सत्ता और व्यवस्था में शांतिपूर्ण परिवर्तन की क्षमता। राजनीतिक क्षेत्र में अनेक बार बल प्रयोग इस कारण होता है कि सत्ता में परिवर्तन की कोई निश्चित और सर्वमान्य प्रक्रिया नहीं होती, अतः सत्ताधारकों में शांतिपूर्वक परिवर्तन की व्यवस्था होनी चाहिए। फ्रेडरिक भी कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के जटिल क्रियात्मक व्यवस्था ही संविधानवाद है। यानी जो सत्ता में जो परिवर्तन होता है तो वही संविधानवाद है। सत्ता में शांतिपूर्वक परिवर्तन तभी संभव है जबकि निश्चित अवधि पर चुनावों की व्यवस्था हो, एक से अधिक राजनीतिक दल का अस्तित्व हो, लोकमत के निर्माण का अभिव्यक्ति हो और साधनों की स्वतंत्रता की स्थिति हो। इसके अतिरिक्त लोगों के उसको ढालने की अनुमति हो, उस लोगों के हिसाब से ढालने की अनुमति हो। इस प्रकार से सत्ता के परिवर्तन में शांतिपूर्ण हो। जैसे तभी हमने लचीला और कठोर संविधान अपनाया। लचीला जल्दी से हम परिवर्तन कर सकते हैं, कठोर यानी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो लोकसभा राज्यसभा में अलग अलग 2/3 बहुमत द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भी भेज सकता है और साइन करके भेज सकता है। हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून बन जाता है। तो सत्ता और व्यवस्था में शांतिपूर्वक परिवर्तन की क्षमता होनी चाहिए, तभी संविधानवाद के लक्षण उसमें होंगे। अगर परिवर्तन नहीं हो गया परिस्थिति के अकॉर्डिंग तो संविधानवाद किसी काम का नहीं। लास्ट है श्रेष्ठ परंपराएं और सामाजिक बहुलवाद। परंपराएं ऐसी श्रेष्ठ होनी चाहिए, वो लेनी चाहिए संविधानवाद में। ऐसे नहीं कि रूढ़िवादी वगैरह बोल ले। रूढ़िवादी में क्या होगा कि लोग रूढ़िवादी, उस देश का विकास नहीं होगा, लोग रूढ़िवादी में रहेंगे, शिक्षा का क्षेत्र गिर जाएगा, स्तर गिर जाएगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लोगों का विकास नहीं होगा, वो अंधविश्वास में बैठे रहेंगे। इसलिए परंपरा श्रेष्ठ होनी चाहिए, उस बातों को, परंपरा का अच्छी बातों को लेनी चाहिए। तो इसमें संविधानवाद की दृष्टि से श्रेष्ठ सामाजिक, सांस्कृतिक व संवैधानिक परंपराएं और बहुलवाद का भी पर्याप्त महत्व माना गया है। यदि किसी समाज में सुस्थापित परंपरा है तो शासन इन परंपराओं की अपेक्षा करके जनमत को टूट करने का साहस नहीं कर पाएगा। सामाजिक बहुलवाद यानी बहुत सारे मानने वाले उस बातों को, बहुलवाद समाज के विभिन्न संघों के माध्यम से शासन की शक्तियों को मर्यादित रखता है। श्रेष्ठ परंपराएं और सामाजिक बहुलवाद का महत्व इस दृष्टि से स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जिन संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर एकता, स्वतंत्रता, न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया है, दक्षिण अमेरिका राज्यों में वे अधिकारी वर्ग द्वारा शक्तियों को दुरुपयोग नहीं रोका जा सकता है। इस प्रकार से निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायित्व साथ सामाजिक बहुलवाद बहुमत वर्ग द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने का प्रभावशाली साधन है। यानी सामाजिक बहुलवाद, ज्यादा समाज वो माने, वो बात संविधान में रखनी चाहिए और श्रेष्ठ परंपरा है यानी अच्छी परंपराएं रखनी चाहिए, इसमें लोगों के हित के कार्य हो सके। संविधानवाद के लक्षण में और भी बताए जाते हैं कि संविधानवाद के संबंध में ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि गतिशील धारणा, प्रथम महायुद्ध तथा पाश्चात्य संविधानवाद को ही संविधानवाद समझा जा सकता है। यानी जो प्राचीन काल से चली आ रही बातें, वही विचारों को जिसने अपनाए है, ब्रिटेन ने जैसे वही विचार अपनाए, ऐसे ही विचारों को लेकर संविधानवाद के बाद में विचारों को लेकर संविधान लिखा गया है। संविधान के बगैर संविधानवाद नहीं और संविधानवाद के बगैर संविधान नहीं। लेकिन प्रथम युद्ध के समय, विशेषतः द्वितीय विश्व युद्ध के समय से परिस्थितियां बहुत अधिक तेजी से परिवर्तित हो रही है। आज ये स्पष्ट हो गया है कि अधिकतम
संभव सीमा आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय के बिना संविधानवाद के लक्ष्य को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। यानी संविधानवाद जहाँ होगा तो वहां पे आर्थिक समानता होनी जरूरी है। आर्थिक समानता ये नहीं कि सबके पैसे एक बराबर हो, आर्थिक समानता ये है कि वो कोई भी कार्य करके वो पैसे कमा सकता है, कोई भी नौकरी प्राप्त कर सकता है और ओवर टाइम करके पैसे कमा सकता है, उसको कहते हैं आर्थिक समानता। सामाजिक न्याय के लिए खान पान रहन सहन के लिए कोई भी ऊंच नीच की भावना नहीं रखेगा, तो वही लक्ष्य संविधानवाद के कहे जा सकते हैं। अतः संविधानवाद को प्राप्त करने के लिए पाश्चात्य संविधानवाद का आर्थिक और सामाजिक न्याय के साथ समन्वय स्थापित होना चाहिए। इस प्रकार से संविधानवाद के लक्षण देखे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हुआ संविधानवाद। अब हम संविधानवाद के आगे हमारे और भी टॉपिक हैं जो अलग से करेंगे। कल हम संविधानवाद के हमने अंतर भी पढ़ लिए और उसके कार्य भी पढ़ लिए। संविधानवाद की कल हम पढ़ेंगे संविधानवाद की समस्या, यानी संविधानवाद में क्या क्या समस्या आ सकती है, क्या क्या कठिनाई आ सकती है। फिर बाद में आगे का पाठ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।